जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से एनकाउंटर में सेना के मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। एक पुलिसकर्मी की भी यहां पर शहादत सामने आ रही है। दरअसल कल सर्चिंग के दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वहां से बच निकले। सोमवार रात 9 बजे फिर के आसपास फिर से गोलीबारी हुई। इसमें 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो हमले के तुरंत बाद ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं बता रही हैं मेरी सहयोगी कोमल शर्मा। भारतीय सेना के जवान इस समय तस्वीरों में आप देखिए लगातार जो है वो उन्होंने इलाके को घेरा हुआ है। ये घने जंगल है। इस टॉप पे जो है वो मुठभेड़ 12 घंटे से लगातार जो है वो जारी है और ये वो घना टॉप है। हालांकि हमें आगे जाने की अनुमति नहीं है तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से ही हम कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऊपर की टॉप है, ये जंगल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ ही दूरी पर ये पहाड़ है और जहाँ पर ये हमला जो है वो हुआ है 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। इन घने जंगलों में लगातार जो है वो हमारे जवान जो है वो पहुंच रहे थे, सर्च कर रहे थे, सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे थे, एसओजी के जवान वहां पर पहुंचे थे। लेकिन सर्च के दौरान ही उन्होंने आतंकियों ने जो है वो सेना के जवानों पर फायरिंग की। बदले में उन्होंने भी फायरिंग की। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो 3 से 4 घंटे लगातार चलती रही। बाद में हमारे जो जवान थे वो जो है वो घायल हुए। तो ये जो इलाका है यहाँ से कहा जा रहा है, सूत्रों से के अनुसार जानकारी मिली है कि हमारे जो जवान थे यहाँ अपने वाहन में तस्वीरों में दिखाने जाऊँगी। आशु आप दिखाने की कोशिश करो। ये जो वाहन है इसके आगे वाहन भी नहीं जाते हैं क्योंकि सड़क जो है वो असाधारण सी बनी हुई है। सड़क बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ से आगे वाहन नहीं जाते हैं। तो ये जो सेना के जवान गाड़ियों के साथ यहाँ मौजूद हैं और बिल्कुल ऊपर जो है वो कच्चे बने ढोक जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक ऐसे ये ढोक कच्चे बने मकान है जहाँ पर आतंकी जो है वो लगातार सहारा लेते हैं, लगातार छुपते हैं। हाल ही में डोडा में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 3 आतंकी जो ढेर किए गए थे, ऐसी ही बनी कच्ची ढोक में उन 3 आतंकियों को मार गिराया था और बाकी आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है उसके बाद लगातार चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। मोदी 3.0 के पहले बजट से एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल को बड़ी उम्मीदें हैं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना जरूरी है। वे चाहते हैं कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो। बजट से पहले मार्केट ऑल टाइम हाई पर, पिछले 3-4 साल में इतनी मैसिव बुल मार्केट। बजट को लेकर अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अनुज, एक बहुत बड़ा इवेंट तो खत्म हुआ जो नया सरकार आ गया, सो दैट इज मच बिगर देन बजट इटसेल्फ। लेकिन बजट में अब देखिए, मुझे लगा आप किसी और इवेंट की बात कर रहे थे। हाँ नहीं। तो कुछ फंडामेंटल बदलाव लेके आएंगे क्या, यू नो, कि टैक्सेशन में या पर्टिकुलरली पर्सनल टैक्सेशन में। बाकी तो डजंट मैटर, कॉर्पोरेट टैक्स 15-25 है, उसमें कुछ ज़्यादा करने कुछ है नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स इज टेकन केयर ऑफ, इट इज लोएस्ट अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। पर्सनल टैक्सेशन में थोड़ा सा हिच है, पर्टिकुलरली ये पर्सनल टैक्सेशन में आपका लो एंड में जो फ्री लिमिट्स है 5 से 7 लाख के बीच में जो है उसमें कोई फेरबदल होना चाहिए। होगा क्या, क्योंकि टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छा है तो, लेकिन कंजम्पशन बॉयंसी बहुत बुरा है। जितना अच्छा टैक्स बॉयंसी है उतना अच्छा कंजम्पशन बॉयंसी नहीं है। तो वो कंजम्पशन बॉयंसी लाने के लिए विल दे गिव सम, मतलब कुछ बेनिफिट देंगे क्या लोअर एंड को, विच इज लॉजिकल, एक्चुअली देना ही चाहिए। और कोई बिग बोल्ड आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा हो बजट से रिलेटेड या आउटसाइड द बजट? क्योंकि बहुत कुछ तो आजकल बजट में क्या दोगे यार आप? सी इनडायरेक्ट टैक्सेस सब जीएसटी में चला गया। हाँ। तो 2-4 वो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और लीकर और उसको अंदर ले आओ, वही बहुत बड़ा डिस्कशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन है। दूसरा ये आपका कि कॉर्पोरेट टैक्स आपने ऑलरेडी 15-25 कर दिया है तो उसमें कुछ बचा नहीं है। अभी पर्सनल टैक्सेशन में हम लोग को मांगने का अधिकार ही नहीं है कि लेकिन क्या जो नीचे वाले तबके, मेरे को लगता है 12 लाख तक टैक्स ही मत लगा यार। 12 लाख तक एकदम टैक्स फ्री कर दो।
रामदेव अग्रवाल मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियमों में भी बदलाव चाहते हैं। उनका मानना है कि बाजार में इस वक्त जमकर फ्लो आ रहा है, जरूरी है कि इस पैसे का सही जगह निवेश किया जाए। उनका यह भी मानना है कि अच्छी कंपनियों में फ्लोट बढ़ाना जरूरी है और इसकी शुरुआत सरकार पीएसयू कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर कर सकती है। क्योंकि हम टॉपिक है बिग बोल्ड आइडियाज कि इतना पैसा मार्केट को चेज कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना होगा ना, तो आखिरकार बेचेगा कौन? पेपर की सप्लाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक आइडिया ये है कि जो 75% मिनिमम शेयर पब्लिक होल्डिंग है उसको कम करके 51% पे लाया जाए, ऐसा क्यों समझते हैं आप? देखिए, अभी जो हमारे पास 4000 कंपनी लिस्टेड है वो बहुत है, उससे ज़्यादा और कंपनी लिस्ट करने की जरूरत नहीं। आएंगे नई कंपनीज आएंगी, वो भी वेलकम है, देयर आल्सो वेलकम, मोर द मैरियर। लेकिन अभी इमीडिएटली देखिए आपको फ्लो हो गया मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 लाख करोड़ पर एनम फ्रेश फ्लो आ रहा है रिटेल से। तो आपका SIP 20-25 हज़ार करोड़ हो गया, आपका म्यूचुअल फंड का लास्ट मंथ 40 हज़ार करोड़ है, मतलब 30-35 हज़ार भी समझो तो आपका EPFO, आपका इंश्योरेंस, आपका डायरेक्ट HNI सब मिलाकर तो कम से 50 हज़ार को तो होते ही है, इफ नॉट 60-70,000। तो आपको 6 से 12 लाख करोड़ और बढ़ते आ रहा है तूफान। ये हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। तो इसी कारण से 2.5% पर मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है। फ्लो का हमने निकाला है 2 से 2.5% मंथ ऑन मंथ कंपाउंडेड। ओके, तो ये क्या रास्ता कितना बड़ा है हमको नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो सिर्फ 160 मिलियन है। मेरे हिसाब से 300 मिलियन तो अगले 3-4 साल में होना ही है। 300 मिलियन डीमैट अकाउंट्स। हाँ, एक्टिव तो, और वो एक्टिव मतलब रजिस्टर्ड, और उसमें एक्टिव पैसे जितना भी होगा, लेकिन उससे क्यूमुलेटिव फ्लो जो है ना वो बहुत अलग ढंग से आएगा। अच्छा, सेबी और भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई स्मॉल टिकट जो शैशे जो बन रहा है म्यूचुअल फंड का 200-250-300 रुपये वाला भी अंदर लेके आओ, कंपलसरी करो, तो उससे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो पैसा आएगा उसकी गिनती तो बहुत रहेगी, अमाउंट छोटे रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा शेयर नंबर इतना होगा कि उससे तो मतलब एक रिवोल्यूशन चल रहा है। ओके, वो एक बहुत जबरदस्त काम किया सरकार ने। ओके, अब वो आया, उसको हार्नेस कैसे करें? यदि आपके पास उसको बराबर इरिगेशन में डालोगे आप तो वो फ्लड हो जाएगा और पूरा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यदि उसको आप इस एनर्जी को यदि आप हार्नेस नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब आपको सट्टा होगा उल्टा सीधा, जैसे हर्षद मेहता टाइम हुआ था 92, उस समय जो है ना ऐसे आपका इंडेक्स 24 हज़ार वाला 50 हज़ार हो जाएगा, एक साल में 50 हज़ार, मतलब आप समझ लो क्रैश निश्चित है। और जब ऐसा क्रैश होगा कि 5-10 साल तक और स्कैम सब कुछ होगा, तो हाउ डू, यदि क्या बहुत अच्छा कंट्रोल है, डिजिटली कंट्रोल है, एंड एवरी सिंगल ट्रेड इज पासिंग थ्रू, इट इज T+1, फुल सेटलमेंट इज हैपनिंग, मार्जिनिंग हो रहा है, मार्क टू मार्केट सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा तो मार्केट सेफ है बहुत ज़्यादा। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पानी लेके आओगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो उससे क्या है कि आप जो है यू मस्ट, एक तो सबसे पहले सरकार को चालू करनी चाहिए, दे शुड सेट द एग्जाम्पल। इतना जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया है, 70, 75, 80 लाख करोड़ का है, आपको 5 लाख करोड़ का तो माल सबसे पहले सरकार को बेचना चाहिए। आप खरीद लो 50 हज़ार करोड़ का ही किसमें बजट में, लेकिन बेचो 5 लाख करोड़ का माल, ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट 5.1 से सीधा 4.5 आ जाए, विदाउट कटिंग एनी एक्सपेंडिचर। तो देयर आर वेज, बाजार यदि इनेबलिंग है, अच्छा आप कंपनीज भी अच्छी कर रही है, अच्छा उनको फॉलो ऑन ऑफरिंग भी, तो मतलब सब मिला के आपको हाई क्वालिटी पेपर सप्लाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो आपको 65-75% जो मिनिमम है, व्हाई कांट यू मेक इट 65? चलिए अब आपको दिखाते हैं CNBC आवाज की बजट एक्सक्लूसिव खबर। अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में मझौले और छोटे शहरों को रेल लाइन से जोड़ने का ऐलान हो सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेल बजट में 18 से 19% तक का इजाफा होने का अनुमान है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, रेल की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? इस बार के बजट में अलग अलग जिन सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है उसमें से एक महत्वपूर्ण सेक्टर है रेलवे। दरअसल सबकी नज़र इस बात पर टिकी रहती है कि बजट में रेलवे को कितना हिस्सा मिल रहा है। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अंतरिम बजट के मुकाबले इसमें आपको 18 से 19% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है रेल बजट आउटले में। अंतरिम बजट में आपको याद होगा कि 2,55,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन यहाँ पे किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2,90,000 करोड़ रुपए या फिर
3 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये बजट आवंटन किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे इतने सारे पैसे का रेलवे खर्च कैसे करेगी, तो उसमें जो प्राथमिकताएं हैं उनमें से एक प्राथमिकता काफी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि छोटे और मझोले शहर में अगर आप रह रहे हैं, अगर वहां पर रेलवे लाइन अब तक नहीं पहुंची है तो वहां तक रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन वहां पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश होगी। इसका ऐलान यहां पर हो सकता है। छोटे और मझोले शहर का मतलब ये हुआ कि जिनकी आबादी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की है, वहां पे रेलवे लाइन, रेलवे के छोटे स्टेशन ही सही, वो वहां तक पहुंचाई जाए। दूसरा महत्वपूर्ण है आपको वह है हाई स्पीड ट्रेन की संख्या बढ़ाने को लेकर के कोशिश ये रहती है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाए, लेकिन ट्रैक उस हिसाब से तैयार नहीं है। तो ट्रैक को कैसे अपग्रेड किया जाए, इस पर रेलवे में फोकस हो सकता है, और इसके लिए दिल्ली मुंबई के बीच के ट्रैक को अपग्रेड करना, ऐसे दूसरे रेलवे लाइन के पहचान करके उसको अपग्रेड करने की कोशिश होगी। ये बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और एक तीसरी बात, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे का होता है, उसमें अब बजट, अंतरिम बजट से ये कोशिश की गई है कि कमोडिटी के हिसाब से इस डीएफसी या फ्रेट कॉरिडोर की पहचान किया जाए, उसका विस्तार यहाँ पे किया जा सकता है। कमोडिटी के हिसाब से मतलब एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसपे सिर्फ मेटल के सामान की ढुलाई होगी, एक कॉरिडोर बनाया जाए जहां पे एनर्जी सेगमेंट की ढुलाई होगी। तो ऐसे कमोडिटी आधारित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किया जाए, इसका भी ऐलान इस बजट में होने की संभावना है। तो रेलवे को काफी कुछ मिल सकता है इस बजट से। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। वहीं घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए सरकार बजट में फार्मा, मेटल, पेपर जैसे कई सेक्टर से जुड़े आइटम्स की कस्टम ड्यूटी में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक रॉ मटेरियल पर जहां बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती करने का प्रस्ताव है, वहीं डंपिंग रोकने के लिए कई आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया भी जा सकता है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं बजट के जरिए क्या कुछ तैयारी सरकार कर रही है? बिल्कुल, देखिए सरकार का इस बार बजट में मेटल, फार्मा, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर जैसी इंडस्ट्री पर खास फोकस है, ताकि इसके में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया जा सके, और इसको बूस्ट मिलेगी इंपोर्ट ड्यूटी को फेरबदल करके। तो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सरकार के पास एक लंबी लिस्ट है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें खास तौर से जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे ड्यूटी में कमी की जा सकती है। साथ ही जो जहां पर डंपिंग का ज्यादा स्कोप है, डंपिंग ज्यादा हो रही है, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की जा सकती है। और कई सारे ऐसे आइटम है जिन पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी को फेरबदल किया जा सकता है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो कॉपर है, कॉपर के ट्यूब और कॉपर पाइप्स एफटीए के जरिए जीरो ड्यूटी पर इंडिया में आते हैं, लेकिन अगर इसके रॉ मटेरियल की बात करें, जो स्क्रैप वगैरह होता है, उस पर अभी 2.5% से लेकर 5% तक ड्यूटी है। लिहाजा सरकार कॉपर के जो रॉ मटेरियल है उन पर ड्यूटी में कमी कर सकती है, उसको एग्जाम्प्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें फार्मा सेक्टर में, एंटीबायोटिक जो बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए जो एंटीबायोटिक का रॉ मटेरियल होता है, उस पर अभी 2.5% का बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इसको एग्जाम्प्ट करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पेपर बोर्ड जो जैसे आइटम है, उन पर अभी देखें तो डंपिंग का बहुत बड़ा खतरा है, लिहाजा उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी में उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। टेक्सटाइल, लेदर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे जो सेक्टर है, जहां पर करीब 14 आइटम हैं, जिनमें देखें तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, वहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी के स्ट्रक्चर को दिक्कत करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोजल भेजा गया है, ताकि जो रॉ मटेरियल है उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी हो ज्यादा ना हो और फिनिश्ड गुड्स पे कम ना हो। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को काफी दिक्कत आती है, तो लिहाजा इनके लिए भी जो दिक्कत है उसको दूर की जा सकती है। अगर हम बात करें लेदर सेक्टर भी है, जिसमें कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिन पर अभी इंपोर्ट ड्यूटी है, और लेकिन देश में उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए उस जो रॉ मटेरियल है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जा सकती है। जो एल्युमिनियम, जिंक जैसे आइटम है, उनका बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है, लिहाजा इन पर भी कमी की जा सकती है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं हाउसिंग सेक्टर को इस बार बजट से क्या उम्मीद है, ये जानने के लिए हमने बातचीत की आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ ऋषि आनंद से। ऋषि आनंद ने कहा कि बजट में होम लोन ब्याज दर में छूट बढ़नी चाहिए। ये ऐसा सेक्टर है जहां पे उम्मीदें बहुत लोगों की बंधी हुई हैं सरकार से, और हम पूरे सेक्टर को ये उम्मीद है कि इस बजट में बहुत सारे पॉपुलिस्ट स्कीम्स आने वाले हैं हाउसिंग सेक्टर को लेके। प्री बजट अनाउंसमेंट पे एफएम ने क्लियरली बोला था कि पीएमएवाई सब्सिडी स्कीम दोबारा आएगी। ये एक बहुत पॉपुलिस्ट स्कीम रही है, 2022 में ये खत्म हो गई थी स्कीम। पूरी इंडस्ट्री की नजर इसी पे टिकी हुई है कि ये स्कीम अब किस कॉन्टोर्स के साथ आएगी, इसमें क्या क्या और बेनिफिट ऐड किए जाएंगे।
फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एज एन इंडस्ट्री ये सजेशन दिया था कि इस स्कीम में जो पहले लिमिट थी 2.67 लाख की थी 2022 तक, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया जाए, और जो टोटल कवरेज था वो करीब 21,000 लोकेशंस का था, उसको बढ़ा के डबल कर दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। आज सेंसेक्स निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग ली। सेंसेक्स 52 पॉइंट चढ़कर 80,717 पर और निफ्टी 26 पॉइंट चढ़कर 24,613 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। मिड कैप की 57,664 पॉइंट पर फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज रियलिटी, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। आईटी, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए, तो वहीं पीएससी, फार्मा, एनर्जी इंडेक्स में दबाव रहा। तो बजट में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और सीएनबीसी आवाज पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं। इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि देश की तरक्की में बड़ा योगदान देने वाला टैक्स पेयर यानी करदाता वित्त मंत्री से क्या चाहता है। देखिए मेरी ये स्पेशल बजट चौपाल। सर आप बताएं, क्या उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री से? बजट में क्या कुछ होना चाहिए? जी, मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमें इनकम टैक्स लगता है वो हमारे को बिल्कुल माफ होना, 0% होना चाहिए, सो डैट व्हेन वी गो ऑन ऊपर तो हमारे को ये खुशी तो एक साथ ले जाएं जो इनकम टैक्स वालों ने हमें दे दी है। इसका तो कोई अदरवाइज हम जैसे पैसे तो ऊपर लेके नहीं जाएंगे, जो बचेंगे गुरुद्वारे मंदिर या लोगों को गरीबों में बांट देंगे। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को भी वही देने हैं। गवर्नमेंट को अपने हाथ से क्यों ना दे, कहने का ये मतलब है कि हम अपने हाथ से क्यों ना दें, वो तो काट लेते हैं। बस माफ होना चाहिए टैक्स सुपर सीनियर। आपको लगता है कि आपकी जो पेंशन या फिर जो इंटरेस्ट से इनकम होती है उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है? हाँ, बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है और हमारी मैक्सिमम तनख्वाह जो पेंशन से तनख्वाह इंटरेस्ट से इनकम टैक्स लग जाता है। 30% प्लस एजुकेशन लोन का 4%। आई एम पेइंग टैक्स, मैक्सिमम टैक्स उसी स्केल में जाता है। हम 30-40 लाख वाले तुम्हें उड़ जाते हैं। सर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं वित्त मंत्री से ये उम्मीद करता हूँ कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, 72 ईयर्स ओल्ड हूँ, और हमारी पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम होती है जिस पर टैक्स देना पड़ता है। तो मेरी वित्त मंत्री से ही ये गुजारिश है कि 70 के बाद में ये टैक्स हमें ना देना पड़े। और जो ओल्ड रिजीम और नो रिजीम आ रहा है उसमें ओल्ड रिजीम में मानो हम 80G में वो कर देते हैं, 80C में कर देते हैं। हाँ, और उसमें जो है सर उसमें इंश्योरेंस में हमें मिल जाता है या हाउसिंग लोन लिया है तो उसमें मिल जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा न्यू रिजीम में, तो हमें और ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो ये तो इसकी तो आप ओल्ड रिजीम के पक्ष में हैं या फिर न्यू रिजीम? हम ओल्ड रिजीम के पक्ष में है कि कुछ में जिससे कि हमारी सेविंग वगैरह होती रहे और हमें इंश्योरेंस भी मिलता रहे, इंश्योरेंस वगैरह कराने के बाद। ऊपर से हमारा रेलवे का भी खत्म कर दिया गया है जो 50% रेलवे का मिलता था। आप बताएं सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? I would like to draw attention to section 112A pertaining to long-term capital gain. The quantum of deduction under this section remains the same, restricted to 1 lakh for the last many years. The country is expecting economy to grow multiple times and get a status of third largest economy very shortly. So, and share transactions are also increasing day by day. So I'd like the FM to review this deduction and increase it to a great extent. मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर आपकी क्या उम्मीद है, संक्षिप्त में बताएं? It should be at least minimum restricted to 5 lakh. ओके तो जिस तरह से आपने सुना कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी मुख्य मांग यही है, क्योंकि 65-70 साल के बाद जो एक आमदनी का जरिया होता है वो उनकी पेंशन होती है या फिर जो उनका जमा होता है उस पर इंटरेस्ट पे जो पैसा मिलता है वो होती है। ऐसे में इन दोनों को टैक्स फ्री किया जाए और जिस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी यहाँ पर कुछ उम्मीदें हैं, कुछ मांगे हैं जो आपने खुद सुनी। तो उम्मीद करते हैं कि सीनियर सिटीजन की जो मांगे हैं उस तरफ भी वित्त मंत्री का ध्यान जाएगा और एक जो सबका साथ सबका विकास करने की बात मोदी सरकार करती है उसको अमली जामा पहनते हुए हम इस बजट में देखेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली।
कभी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप हासिल कर चुकी बायजूस बीसीसीआई के आगे क्लीन बोल्ड हो गई है। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और बीसीसीआई के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। दरअसल 159 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बीसीसीआई ने पिछले साल बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न पर याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है। हालांकि कंपनी ने खुद के बचाव के लिए एक आखिरी अपील की है और बीसीसीआई के साथ अपने विवाद को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की गुहार लगाई है। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा है कि देश को विकसित बनाना है तो सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। इससे पहले नारायण मूर्ति भी ये बात कह चुके हैं। आखिर क्या है 70 घंटे काम करने का फॉर्मूला और इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। अपराधियों ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी है। हत्या उनके घर पर ही हुई है। शव उनका घर में मिला है। हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है और काफी निर्मम तरीके से ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। उनकी देखभाल के लिए 2 लड़के उनके साथ रहते थे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एसआईटी पूरी पड़ताल में जुटी हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जेडी वेंस को चुना है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका ऐलान किया। वेंस ट्रंप के आलोचक रहे हैं लेकिन बाद में वे उनके सहयोगी बन गए। वेंस के पास कंजर्वेटिव वोटों का अच्छा आधार है। वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने से बड़ी संख्या में कंजर्वेटिव वोटर रिपब्लिकन पार्टी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। वेंस वेंचर कैपिटलिस्ट भी रहे हैं लेकिन वेंस का एक कनेक्शन भारत से भी है। दरअसल वेंस की शादी भारतीय मूल की उषा चिलकुलर से हुई है। उषा ने येल यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री की पढ़ाई की और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मॉडर्न हिस्ट्री में मास्टर की डिग्री ली। उषा के माता पिता आंध्र के पास कृष्णा जिले के रहने वाले थे जो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। दुनिया भर में सियासी हलचल बढ़ गई है। अमेरिका में ट्रंप पर हमले के बाद सियासी पारा हाई है तो वहीं फ्रांस में वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने की कवायद कर रहा है। यूके में सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिन हर पल पर्यावरण संरक्षण हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे दिल में रहना चाहिए। उसका जिस पौधे का हम रोपण कर रहे हैं उसका पूरी तरह से उसकी सुरक्षा हो, उसका संरक्षण हो, उसको जब तक पूरी तरह से वो खड़ा ना हो जाए तब तक वहाँ पर पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाए। न्यूज़ 18 को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज समय की आवश्यकता है उस समय के अनुरूप लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान उन्होंने चलाया है। निश्चित रूप से आने वाला उनका ये अभियान सफल हो और लोग लाभान्वित हों और जो आज हम पर्यावरण की हानि से, ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कारगर साबित होगा।